अब्बास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने हमारे लास्ट जनरेटिव एआई में प्रॉम्प्टिंग प्रिंसिपल सीखे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पे बात करी थी विच सेज कि हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रॉम्प्टिंग के वक्त क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। और ये क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन हम कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमने 4 टैक्टिक्स को डिस्कस किया था, जो कि प्रिंसिपल 1 के अंदर फॉल करती हैं। फर्स्ट, कि आप जब भी प्रॉम्प्ट दें तो जिस पे आपने इंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है उस टेक्स्ट को आप डीलिमिटर में रखें। सेकंड, ये कि आप अगर एक्यूरेट और करेक्ट आंसर चाहते हैं तो आप उस अपने प्रॉम्प्टिंग में ये एडवाइस ज़रूर करें कि आपको किस स्ट्रक्चर में आपका रिस्पॉन्स चाहिए। थर्ड, ये कि अगर आपके पास आपने कोई अपनी प्रॉम्प्टिंग में कोई कंडीशन को वेरीफाई करवाना है तो उसका आप ज़रूर स्टेप बताएंगे कैसे वो वेरीफाई करेगा या किन कंडीशन को वो देखेगा। एंड फाइनली हमने टैक्टिक नंबर 4 में फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का जिक्र किया था, जिसमें हमने बताया था कि हमारे रिस्पॉन्स का पैटर्न कैसा होना चाहिए। आज हम अपने सेकंड प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। उससे पहले जो हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी देखी थी और इससे पहले भी जो हमने जनरेटिव एआई की सेशंस किए हैं उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो पहले आप वो सेशन देखें और फिर यहाँ पे आएँ। तो ये हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है और ये मैंने जो लास्ट सेशन में फंक्शन बनाया था वो हमने इधर कर दिया। अब सेकंड प्रिंसिपल हमारे को ये कहता है कि आप अपने मॉडल को इतना सफिशिएंट टाइम दें कि वो सोच के कॉम्प्लेक्स टास्क पे रिस्पॉन्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल ये ऐसा ही है कि अगर मैं मैथ्स का कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे पूछूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे वर्बली आप रिस्पॉन्स दे दें, तो हो सकता है कि आप मुझे गलत रिस्पॉन्स दें। लेकिन अगर मैं आपको टाइम दूं कि आप उसको उस पर थिंक आउट करें, आप उस पर सोचें और ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद उसकी कैलकुलेशन करें और फिर कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर दें, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मुझे करेक्ट आंसर देंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ भी यही है कि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा रश करवा देंगे कि वो आपको जल्द जल्द से जल्द आंसर दे दें, तो हो सकता है कि वो आपको इनकरेक्ट आंसर दें। तो सेकंड प्रिंसिपल भी हमें कहता है कि गिव द मॉडल टाइम टू थिंक। इसका जो पहला तरीका है कि आप मॉडल को टाइम कैसे दे सकते हैं या मॉडल कैसे ज़्यादा टाइम में सोच सकता है, उसके लिए ये है कि आप स्टेप डिफाइन कर दें कि उसने क्या क्या परफॉर्म करना है। आपने देखा था कि जब हमने कोई कंडीशन सेटिस्फाई करवाई थी प्रिंसिपल 1 में, उसमें भी हमने कहा था कि कंडीशन देख के इस स्टेप में आपने आंसर देना अगर स्टेप्स अवेलेबल हैं तो। इधर भी यही है कि अगर आपने कोई भी आपने प्रॉम्प्ट दिया और आप समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो आप उधर स्टेप्स स्पेसिफाई कर दें कि आपको किस स्टेप्स में आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये अगेन सेम स्टोरी है जो हमने कल लास्ट सेशन में जो है वो यूज़ करी थी। और इस पे मैंने ये कुछ मैंने प्रॉम्प्ट, ये हमारा टेक्स्ट है जिस पे मैंने ये इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दी। क्या इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता दूं। देखें, पहला हमारा टैक्टिक है कि हम स्टेप बता दें। तो मैं लिखूंगा परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। कौन कौन से आप समराइज करें, जो मैं आपको ट्रिपल टैक्टिक्स में दूंगा, यानी कि इसके अंदर जो दूंगा और वो क्या दूंगा, वो ये वाली जो हमारा स्टोरी है मैं वो दूंगा। मैंने कहा आप उसको समराइज करें। फिर सेकंड मैंने कहा कि आप उसको समरी करें। पहले तो आप इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश समराइजेशन कर दें। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड मैंने बताया कि आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर जितने भी नेम आ रहे हैं उसको उसकी आप लिस्ट बना दें 1 2 3 करके। फिर मैंने थर्ड उनको ये कहा कि मुझे इसका आउटपुट जेसन ऑब्जेक्ट में आप दे दें, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास कीज़ के अंदर उर्दू समरी आ जाएगी और नंबर ऑफ नेम्स आ जाएंगे जो इस स्टोरी में यूज़ हैं। आए ज़रा, ये टेक्स्ट मैंने दे दिया और मैंने लिखा सेपरेट योर आंसर विद लाइन ब्रेक्स। लाइन ब्रेक्स का मतलब ये है कि वो एक एक स्पेस छोड़ के आपको रिस्पॉन्स देगा। तो ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। और अब देखते हैं कि मैंने अपने फंक्शन में ये प्रॉम्प्ट दिया। इस प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आप देखें तो पूरा टेक्स्ट आ रहा है। ये टेक्स्ट भी इंक्लूडेड हो गया क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। और मैंने कहा कंप्लीशन फॉर प्रॉम्प्ट 1 और ये हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स अवेलेबल है। तो इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल गिव यू द रिस्पॉन्स। तो देखें, मैंने फर्स्ट पॉइंट इधर कहा था कि आप समराइज करें। तो देखें इस यहाँ पे ये इसने स्टोरी को समराइज कर दिया। सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि मुझे इसकी उर्दू में समरी दें। तो देखें इसने मुझे उर्दू में एक समरी दे दी, जो सेकंड पॉइंट है, बता भी रहा है 1 एंड 2। थर्ड में मैंने कहा था कि मुझे इस स्टोरी में जितने भी नाम आए उसके नाम बता दें। तो देखें उसने ये 2 नाम मुझे बताए हैं। और फिर फोर्थ में मैंने कहा था कि मुझे जेसन ऑब्जेक्ट में जो है वो आप रिस्पॉन्स दें, जिसमें पहली की होगी उर्दू समरी और सेकंड की होगी नंबर ऑफ नेम। तो उर्दू समरी इन्होंने यहाँ से उठा के यही कॉपी पेस्ट कर दी और नंबर ऑफ नेम 2 थे जो इधर कर दिए। तो देखें इन्होंने किस तरीके से स्टेप को फॉलो किया। लेकिन हम चाहें तो स्टेप्स को और डिटेल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ तक तो पॉइंट बिल्कुल सेम है, बस जहाँ पे मैंने डीलिमिटर चेंज किया है, एंगल ब्रैकेट बना दिए,
वहाँ पे मैंने ट्रिपल बैकस्टिक डाले थे, यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट बना दिया। बाकी यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने उसको फॉर्मेटिंग यहाँ पे बताई है कि पहला जो होगा वो टेक्स्ट होगा, फिर आपकी समरी का जो है वो हेडर होगा, फिर ट्रांसलेशन का हेडर होगा, और इसी तरीके से आपके पास नेम्स आ जाएंगे और फिर आउटपुट जैसा आएगा। तो मैंने ये और इसको जो है वो ग्रैन्युलर फॉर्मेट बता दिया कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि पहले तो सिर्फ मैंने उसको ये बुलेट्स में फॉर्मेट बताए थे। अब मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले टेक्स्ट देना है, यानी कि जो जो मैं आपको टेक्स्ट दे रहा हूँ वो आपने देना है, फिर आपने उसकी समरी देनी है मुझे, फिर उसकी आपने ट्रांसलेशन देनी है, नेम्स देने हैं और आउटपुट देने हैं। आप देखें ये रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ये मोर बेटर वे में रिस्पॉन्स करें। तो जितना आप फॉर्मेट बताते जाएंगे और आप इसको स्टेप्स बताते जाएंगे वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। देखिए सबसे पहले तो इसने मुझे ये दे दिया कि आपकी समरी क्या है, तो समरी का हेडर दे दिया इसने, टेक्स्ट को इसने मिस कर दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एलएलएम आपकी तमाम बातों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। एनीवे टेक्स्ट को क्योंकि हम हमारा इनपुट था तो उसने इग्नोर कर दिया, इसको भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इसने हमें समरी दी, समरी के बाद ट्रांसलेशन, देखें यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेशन, तो फॉलो कर रहा है मेरी इंस्ट्रक्शन। मैंने कहा नेम्स, तो देखें ये यहाँ पे नेम्स के हेडर के साथ मुझे नेम भी बता रहा है कि हमारे पास दो नेम्स थे, और हमारे पास आउटपुट बता रहा है जैसन फॉर्मेट में। ये देखें हमारी समरी भी आ गई इधर जैसन फॉर्मेट में, और हमारे पास नेम्स आ गए। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं जैसन विद समरी इन उर्दू, तो ये उर्दू में भी बता देता है। तो आप जितना उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कि प्रिंसिपल नंबर 1 है, और जितने आप स्टेप्स बताएंगे वो आपको इतनी डिटेल आंसर रिस्पॉन्स जो है वो आपको देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि हमें जो कि कहता है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, तो उसके लिए आपने क्या डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है जो हमने इधर उसको दिया, जिसमें हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, इसमें हमने कुछ कॉस्ट डिफाइन करी है। फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट है $100 की, एक कॉस्ट है $250 की, एक है 100,000 एक लाख डॉलर की, और एक है $10 की। अगर आप टोटल कॉस्ट को जमा ऐड करें तो हमारे पास 100 एंड 250 हो गए, और 250 एंड 10 ये आपके हो गए $360। 100 250 एंड $10 $360, और प्लस 100,000। तो हमारे पास ये आंसर गलत दे रहा है, इधर आंसर आना चाह रहा है ये था 360x प्लस 1000। लेकिन एक्चुअली क्योंकि स्टूडेंट सोल्यूशन हमने इधर लिखा हुआ है, जिसमें लैंड कॉस्ट हमने बिल्कुल सही ली है, हमने यहाँ पे सोलर पैनल की कॉस्ट बिल्कुल सही ली है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसमें हमने यहाँ पे 10 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमने 100 दे दिया। तो इस और टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली इस हिसाब से तो बिल्कुल सही आ रही है, जो जो चीज़ हमने इधर लिखी है, लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास क्वेश्चन था उसमें इधर $10 था और इधर $100 है। तो ये हमारा जो एलएलएम मॉडल है ये समझ नहीं पाएगा, और इस बेसिस पे देख के वो कह देगा कि हाँ ये करेक्ट सोल्यूशन है, ऑल्दो के मेन क्वेश्चन में ये तो हमारा आंसर है, ये तो हमारा सोल्यूशन है। उस मॉडल को देखना चाहिए था कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। तो हमने से ये कहा है, देखिए मैंने लिखा है डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। तो स्टूडेंट सोल्यूशन तो ये है, और स्टूडेंट ने गलती कर दी है। वो गलती ये की है कि यहाँ पे 10x लिखना था, वहाँ पे उसने 100x लिख दिया। देखते हैं कि क्या वो इस चीज़ को करेक्ट कहता है या इनकरेक्ट कहता है, देखते हैं। तो अगर आप देखें इसको, तो ये कह रहा है कि द स्टूडेंट solution is not entirely correct. The total cost calculation should not include the land cost because it is a one time cost and not a part of this yearly। अच्छा देखिए ये हमें जो है वो बता भी रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी 350x है, जबकि कह रहा है सो द करेक्ट टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर इज 350x प्लस 100। इसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन कुछ कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होते हैं जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं करता। यहाँ पे तो इसने उसको पिक कर लिया, लेकिन अब आपकी एग्जाम्पल ये है कि अगर ये आपको सही आंसर ना दे रहा हो तो आप इसको कैसे बताएंगे, या आप कैसे इसको सोचने का टाइम देंगे, ये मैंने आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया, विच इज़ द टेक्टिक नंबर 2, कि आप मॉडल को करेंगे, वो वर्कआउट करें अपने सोल्यूशन पे, फिर वो जो है आपको कोई कंक्लूजन दे, रादर देन कि वो एकदम से जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचे आपके आंसर को देख के। इधर इसने जो है बहुत अच्छी कैलकुलेशन की है और इसने बताया, लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही हो तो आप इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है, यहाँ तक तो हमने ये पार्ट जो है बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जो कि हमने पहले बताया था। अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने इसको कहा है कि यहाँ तक तो पार्ट वही है जो हमने पहले दिया कि योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। अच्छा अब यहाँ पे हमने लिखा टू सॉल्व द प्रॉब्लम डू द फॉलोइंग। पहले हमने कहा कि फर्स्ट वर्कआउट योर ओन सोल्यूशन, पहले आप अपना सोल्यूशन पे वर्कआउट करें,
इंक्लूडिंग द फाइनल टोटल, जिसमें फाइनल टोटल आप निकालें और उसको फिर आप कंपेयर करें स्टूडेंट के सोल्यूशन के साथ और एवेल्यूएट करें इफ द स्टूडेंट सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। डोंट डिसाइड इफ द स्टूडेंट सोल्यूशन इज करेक्ट अंटिल यू हैव डन द प्रॉब्लम। और ये भी बता दिया कि आपने डिसाइड नहीं करना कि स्टूडेंट सोल्यूशन करेक्ट है जब तक आप खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना। फॉर्मेट हमने क्या बताया कि फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आ जाएगा इधर, स्टूडेंट सोल्यूशन वो आ जाएगा, फिर एक्चुअल सोल्यूशन, उसमें आपने अपना सोल्यूशन खुद हमें दिखाना है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे सॉल्व कर रहा है। फिर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि हमें ये बताओ कि इज द स्टूडेंट सोल्यूशन सेम एज एक्चुअल सोल्यूशन जस्ट कैलकुलेटेड, क्या स्टूडेंट का सोल्यूशन जो है वो सेम है जो हमने कैलकुलेट किया है या जो एक्चुअली उसने कैलकुलेट किया है, तो उसका आंसर आपने येस और नो में देना है और स्टूडेंट को ग्रेड देना है करेक्ट और इनकरेक्ट में। तो हमने इसको 3 फॉर्मेट बता दिए, उसमें से ये हमने मल्टीपल स्टेप बता दिए, उसमें से 3 पॉइंट्स हम खुद देंगे। क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, स्टूडेंट सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी हम 2 पॉइंट्स देंगे और देखिए मैंने दिया हुआ भी है, मैंने क्वेश्चन की जगह पे पूरा क्वेश्चन लिख दिया, ये देखें आप, ये वही क्वेश्चन है जो हमने बताया। और हमारा जो सेकंड स्टेप था, इधर हमने स्टूडेंट सोल्यूशन की जगह पे पूरा स्टूडेंट सोल्यूशन दे दिया, ये देखें आप, ये पूरा स्टूडेंट। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट था एक्चुअल सोल्यूशन, जो कि हमारे एलएलएम ने करना है, उसकी जगह पे हमने कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ लिख दिया एक्चुअल सोल्यूशन, यानी कि आप यहाँ से आप स्टार्ट करें। तो मैं अगेन आपको समझा दूं कि पहले तो हमने बता दिया कि आपका काम ये है कि आपने स्टूडेंट के सोल्यूशन को देखना है कि वो करेक्ट है कि नहीं, और आपने ये परफॉर्म करना है कि पहले अपना सोल्यूशन निकालना है, फिर उसको कंपेयर करना है और फिर बताना है कि स्टूडेंट का सोल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। और फिर हमने कुछ फॉर्मेट्स भी बता दिए कि पहले क्वेश्चन हम आपको देंगे, फिर स्टूडेंट सोल्यूशन देंगे, फिर एक्चुअल सोल्यूशन, ये हमने इधर इसको बता दिया कि अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। ये देखें एक्चुअल सोल्यूशन के बाद मैंने कुछ नहीं दिया, तो एक्चुअल सोल्यूशन ये हमें निकाल के देगा, फिर हमें ये निकाल के देगा कि आंसर येस और नो में आ रहा है, क्या सही है या गलत है, और फिर उसको वो करेक्ट या इनकरेक्ट में देगा। तो हमने सारी रीजनिंग और टाइम उसको बता दिया सोचने का। आप देखें ये ऐसे ही फॉलो करें, सबसे पहले ये आपको एक्चुअल सोल्यूशन क्रिएट करके देगा, तो ये है एक्चुअल सोल्यूशन, ये देखें आप, इसने एक्चुअल सोल्यूशन कैलकुलेट किया। उसके बाद उससे पूछा गया कि इज द स्टूडेंट सोल्यूशन सेम एज एक्चुअल सोल्यूशन जस्ट कैलकुलेटेड। अब देखें यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा है हमारा सिस्टम, इसने कहा कि लैंड कॉस्ट जो है वो 100K है, सोलर पैनल कॉस्ट जो है वो ये है, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारी 100, तो टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी हो गई 100 250 एंड, और देखिए टोटल कॉस्ट ये यहाँ पे अभी भी गलत दे रहा है। तो मेरा आपको समझाने का पर्पज ये था कि इतनी डिटेल देने के बाद भी ये जो है ये आपको गलत दे रहा है आंसर। तो आप जितने स्टेप इसको बताएंगे इतना अच्छा रिस्पॉन्स ये आपको देगा। और देखिए कह रहा है इज द स्टूडेंट सोल्यूशन सेम एज द एक्चुअल सोल्यूशन जस्ट कैलकुलेटेड, यस, क्योंकि बिकॉज इसने खुद ही रीजनिंग गलत करी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको और क्लियर एंड कंसाइज जो है वो बताना पड़ेगा, जो कि प्रिंसिपल नंबर 1 है, ताकि वो कैलकुलेट करें। तो मैं सिर्फ आपको आज ये दिखाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एलएलएम मॉडल जो है वो सही आंसर दे दे, आप उसको बार बार प्रॉम्प्टिंग करेंगे, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, फिर ये सोल्यूशन देगा। अभी सिर्फ यहाँ पे आपको बताने का पर्पज़ ये था कि एलएलएम मॉडल भी गलती कर सकता है। तो ये नहीं समझिएगा कि एलएलएम मॉडल जो है वो क्योंकि बहुत बड़े डाटा पे हुआ है ट्रेन, तो वो आपको हमेशा आंसर देगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। जबकि ऊपर आप देखें तो इसको मैंने कम रीजनिंग दी तो इसने मुझे ज़्यादा बेहतर आंसर दे दिया। लेकिन ये वाइस वर्सा हो सकता है कि कम कम आप स्टेप बताएं तो वो गलत आंसर दें, और ज़्यादा स्टेप बताएं तो वो हो सकता है कि आपको सही आंसर दें। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर दे रहा है। दोबारा से रीरन करते हैं। अब देखें इसने मुझे सही आंसर दिया है। अब इस टाइम इसने मुझे सही आंसर दिया और इसने क्या कहा कि 360x प्लस 100,000 जो है ये आपकी एक टोटल कॉस्ट बनती है यहाँ पे। और यहाँ पे इसने कहा कि मेरा सोल्यूशन जो है वो 30x प्लस 100 है। अब इधर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बता रहा है कि क्या स्टूडेंट का सोल्यूशन जो है वो सही था। अब ये कह रहा है नो, और स्टूडेंट को ग्रेड इसने दिया इनकरेक्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करता है कि आपने इसको जो प्रॉम्प्ट देंगे उसी प्रॉम्प्ट की बेसिस पे जो है ये आपको क्या करेगा, उसी उसी प्रॉम्प्ट की बेसिस पे ये क्या करेगा, आपको रीजनिंग देगा। रीजनिंग का मतलब ये है कि आप इसको बता सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा सोचें और फिर जवाब दें। उसमें आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 टैक्टिक्स हैं। एक पहला पॉइंट ये है कि आप उसको स्टेप्स बताएं कि कौन किस तरीके से उसने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर कैलकुलेशन का टास्क है तो आप उसको बताएं कि पहले आप अपना
प्रॉब्लम सॉल्व करें, फिर कंपेयर करें, तो आपने डिटेलिंग करनी होगी। तो आज हमने देखा कि हमने प्रिंसिपल 2 पे बात करी और प्रिंसिपल 1 पे बात करी। प्रिंसिपल 1 हमें ये कहता है कि आप क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन दें, जबकि प्रिंसिपल 2 हमें ये कहता है कि आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सोचने का टाइम दें। और वो सोचने का टाइम आप कैसे दे सकते हैं? आप उसको स्टेप बता देंगे, इस स्टेप में आपने परफॉर्म करना है, या आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं तो आप उसको उसका वे आउट बता देंगे, भाई आप इस तरीके से परफॉर्म करने के बाद आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे। तो आपने देखा कि ये प्रॉम्प्टिंग के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। जब भी आप जनरेटिव एआई से एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे तो ये 2 प्रिंसिपल आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में आपकी एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्म ना करे। तो ये हमारे 2 प्रिंसिपल हो गए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आपको और डिटेल में जनरेटिव एआई को जो है वो परफॉर्म करना सिखाऊंगा, ताकि आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकें। इससे पहले भी हमने एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करी थी, अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो वो जाके देखें। और कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, ज़रूरी नहीं है कि मेरे समझाने पे वन टाइम पे आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। आप बार बार कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, हमारी टीम अवेलेबल है आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। तो आपके क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे फ्यूचर के लिए। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो मेरी वर्किंग फाइल है ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे कनेक्टेड और कीप लर्निंग डेटा साइंस एंड एआई। थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।